हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोबिस्को मेडिकल लाइब्रेरी। और आज के लेक्चर में जो टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं वो है कार्सिनोजेनेसिस। देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है या फिर इसके सब टॉपिक्स में से मल्टीपल शॉर्ट नोट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके ऊपर टोटल 2 लेक्चर अपलोड किए जाएंगे। आज के लेक्चर में अपन फिजिकल और केमिकल कार्सिनोजेनेसिस की बात करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में अपन बायोलॉजिकल कार्सिनोजेनेसिस की बात करेंगे। उसमें भी स्पेसिफिकली अपन देखें तो वायरल कार्सिनोजेनेसिस को अपन डिटेल में देखेंगे। और जो बायोलॉजिकल कार्सिनोजेनेसिस का टॉपिक है वो माइक्रोबायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें कार्सिनोजेनेसिस की, तो जब भी अपन देखें टर्म जेनेसिस आता है इसका मतलब होता है प्रोडक्शन। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कार्सिनोजेनेसिस का मतलब है कैंसर का प्रोडक्शन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? मैकेनिज्म ऑफ इंडक्शन ऑफ ट्यूमर दैट इज कॉल्ड एज कार्सिनोजेनेसिस। यानी कि जो ट्यूमर होने का जो पूरा मैकेनिज्म है उसे अपन कार्सिनोजेनेसिस कह रहे हैं। और कार्सिनोजेनेसिस को ऑन्कोजेनेसिस भी कहा जाता है। तो इसे अपन देखें ट्यूमरीजेनेसिस भी कहा जाता है। ऑल्दो अपने को पता है कि कैंसर और ट्यूमर के बीच में डिफरेंस होता है। जो ट्यूमर होता है वो बिनाइन भी हो सकता है तो मैलिग्नेंट भी हो सकता है, लेकिन कैंसर जो होता है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के लिए ही यूज में लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि कार्सिनोजेनेसिस, ऑन्कोजेनेसिस और ट्यूमरीजेनेसिस तीनों ही टर्म आपस में सिनोनिमस है। ठीक है, तो जो मैकेनिज्म ऑफ इंडक्शन है उससे तो अपन कार्सिनोजेनेसिस कह रहे हैं, लेकिन जो एजेंट्स है विच कैन इंड्यूस ट्यूमर्स उन्हें अपन कार्सिनोजेंस कहेंगे। जो एजेंट है उसे कार्सिनोजेंस कह रहे हैं और जो मैकेनिज्म है उसे कार्सिनोजेनेसिस कह रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर अपन अब बात करें कार्सिनोजेनेसिस के क्लासिफिकेशन की, तो कॉजेटिव एजेंट, ईटियोलॉजी और पैथोजेनेसिस के बिहाफ पे कार्सिनोजेनेसिस 3 तरीके के हो सकते हैं। एक होता है फिजिकल कार्सिनोजेनेसिस, एक होता है केमिकल कार्सिनोजेनेसिस, एक होता है बायोलॉजिकल कार्सिनोजेनेसिस। अब अपन एक एक करके इनकी बात करते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें फिजिकल कार्सिनोजेनेसिस की, तो फिजिकल कार्सिनोजेनेसिस के अंदर जो कार्सिनोजेनिक एजेंट होंगे वो अपन देखें तो रेडिएशन भी हो सकती है, तो नॉन रेडिएशन भी हो सकती है। ऑल्दो ज्यादातर केसेस के अंदर फिजिकल कार्सिनोजेनेसिस में रेडिएशन जो होगी वही कार्सिनोजेनिक एजेंट होगी। नॉन रेडिएशन बहुत ही कम केसेस में होती है, बहुत अनकॉमन होती है, इसलिए अपन डिटेल में रेडिएशन कार्सिनोजेनेसिस ही देखेंगे। और ये जो रेडिएशन है वो भी 2 तरीके की हो सकती है जो कैंसर कॉज करेगी। एक तो अपन कह रहे हैं यूवी लाइट, तो एक अपन कह रहे हैं आयनाइजिंग रेडिएशन। एक एक करके अपन इनकी बात करते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें यूवी लाइट की, तो यूवी लाइट का मेन सोर्स क्या होता है? सनलाइट होता है। और ये जो यूवी लाइट होती है वो 3 सब टाइप्स की होती है। 3 तरीके की अपन देखें तो यूवी लाइट होती है। एक अपन कह रहे हैं यूवी ए होती है, एक अपन कह रहे हैं यूवी बी होती है, एक होती है यूवी सी। जो यूवी ए होती है उसकी वेवलेंथ 320 से 400 नैनोमीटर होती है। तो जो यूवी बी होती है उसकी वेवलेंथ 280 से 320 नैनोमीटर होती है। तो यूवी सी की वेवलेंथ 200 से 280 नैनोमीटर होती है। अब अगर आपको वेवलेंथ याद रहे अच्छी बात, नहीं रहे तो भी कोई बात नहीं, आपको बस ये याद रखना है कि जो यूवी बी होती है ना वो मोस्ट कार्सिनोजेनिक यूवी रे होती है जो कि अर्थ तक पहुंचती है। यूवी सी जो होती है वो ओजोन लेयर से ही फिल्टर्ड हो जाती है। इसलिए अपन कह रहे हैं कि जो यूवी बी है इट इज एक्चुअली बैड फॉर ह्यूमंस, क्योंकि जो कैंसर कॉजिंग यूवी लाइट है वो यूवी बी होती है। इट कैन कॉज कैंसर। ठीक है, इतना समझ आया। अब अपने पास ये सवाल आता है कि भाई यूवी लाइट उसमें भी अपन देखें मेनली यूवी बी जो है वो कैंसर कॉज करेगी कैसे? व्हाट विल बी द मैकेनिज्म? तो देखिए, अगर अपन बात करें कि जब भी यूवी रे से एक्सपोजर होगा, और मेनली अपन देखें कि यूवी रे से क्या एक्सपोज होगा, स्किन जो होती है वो मेनली यूवी रे से एक्सपोज होगी। तो जब भी यूवी रे से एक्सपोजर होगा तो डीएनए के अंदर पायरामिडीन डाइमर्स का फॉर्मेशन होगा। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यूवी रे के एक्सपोजर से क्या होगा, डीएनए के अंदर पायरामिडीन डाइमर्स का फॉर्मेशन होगा। और जब पायरामिडीन डाइमर्स का फॉर्मेशन होगा तो ऑन्कोजीन्स और ट्यूमर सप्रेसर जीन के अंदर म्यूटेशन होगा। और अपने को पता है ऑन्कोजीन के अंदर अगर म्यूटेशन हो गया तो सेल ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाएगी। और ट्यूमर सप्रेसर जीन के अंदर अगर म्यूटेशन हो गया तो जो एक्सेसिव सेल ग्रोथ हो रही है उसका इनिबिशन नहीं होगा, उसकी वजह से भी सेल ग्रोथ लगातार होगी। और अगर अनलिमिटेड सेल ग्रोथ होगी, अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ होगी, तो फिर कैंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी अपन ने कहा कि भाई यूवी लाइट से मेनली क्या एक्सपोज्ड होगी, स्किन एक्सपोज्ड होगी। तो मेनली अपने को कैंसर भी स्किन के ही देखने को मिलेंगे। तो यूवी लाइट से कौन कौन से कैंसर देखने को मिल सकते हैं? एक तो अपन देखें बेसल सेल कार्सिनोमा देखने को मिल सकता है। मोस्ट कॉमनली अपन देखें तो बेसल सेल कार्सिनोमा ही देखने को मिलता है यूवी लाइट की वजह से। इसके अलावा अपन देखें स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो सकता है, मेलेनोमा हो सकता है और ल्यूकेमिया भी हो सकता है। तो ये अपन ने बात करी यूवी लाइट की। नेक्स्ट अपन अब बात करेंगे आयनाइजिंग रेडिएशन की। अब देखिए, ये जो आयनाइजिंग रेडिएशन
रेडिएशन है जो कैंसर कॉज कर सकती है, उसे भी अपन दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है लो एलईडी ट्रांसफर। लो एलईडी ट्रांसफर का मतलब है लो लीनियर एनर्जी ट्रांसफर। तो एक अपन कह रहे हैं हाई एलईडी ट्रांसफर, यानी कि हाई लीनियर एनर्जी ट्रांसफर। अब जो लो एलईडी ट्रांसफर है इसके अंदर एक्सरे और गामा रे आती है, और अपन कह रहे हैं कि लो एनर्जी मतलब इनमें एनर्जी कम है, तो रिस्क भी जो होगा वो कम होगा। वहीं अगर अपन बात करें हाई एलईडी ट्रांसफर, इसके अंदर अल्फा रेज और न्यूट्रॉन्स आते हैं, और इनमें अपन कह रहे हैं एनर्जी ट्रांसफर ज्यादा होगा, तो जो रिस्क होगा कैंसर का वो भी ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखिए अपन बात करें कि आयनाइजिंग रेडिएशन कैंसर कॉज करेंगे कैसे। अगर अपन उसके मैकेनिज्म की बात करें तो आयनाइजिंग रेडिएशन दो तरीके से कैंसर कॉज कर सकती है। एक तो अपन देखें डायरेक्टली ही वो डीएनए को डैमेज कर दे, डायरेक्ट डैमेज करे डीएनए को, या फिर अपन देखें कि जो आयनाइजिंग रेडिएशन है वो वाटर से आयंस को डिसलॉज कर सकती है, जिसकी वजह से हाईली रिएक्टिव फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होगा, और फिर ये जो फ्री रेडिकल्स है वो डीएनए डैमेज करे, जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से अपन देखें म्यूटाजेनेसिस होगा, यानी कि म्यूटेशन कॉज होंगे। क्या होंगे, म्यूटेशन कॉज होंगे। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, कि म्यूटाजेनेसिस सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। और जब भी म्यूटेशन होंगे तो ऑब्वियस बात है कि कैंसर देखने को मिलेगा। और कॉमनली कौन से म्यूटेशन होंगे, एक तो अपन कह रहे हैं क्रोमोसोमल ब्रेकेज, इसके अलावा ट्रांसलोकेशन, और इसके अलावा अपन कह रहे हैं पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है कि जो मैक्सिमम सेंसिटिविटी देखने को मिलती है म्यूटेशन की, जो मैक्सिमम सेंसिटिविटी देखने को मिलती है आयनाइजिंग रेडिएशन की वजह से, वो G2 स्टेज के अंदर देखने को मिलती है। ये एक पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, कभी कोई एमसीक्यू बना तो बन सकता है कि जो मैक्सिमम सेंसिटिविटी होती है वो कभी देखने को मिलेगी, G2 स्टेज में देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि आयनाइजिंग रेडिएशन से कौन कौन से कैंसर्स हो सकते हैं, तो देखिए आयनाइजिंग रेडिएशन से सारे तरीके के ल्यूकेमियाज हो सकते हैं एक्सेप्ट सीएलएल। सीएलएल नहीं हो सकता, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी एमसीक्यू बन सकता है कि आयनाइजिंग रेडिएशन से सारे तरीके के ल्यूकेमियाज होते हैं एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट अपन कहेंगे सीएलएल। ठीक है, इसके अलावा अपन देखें तो आयनाइजिंग रेडिएशन से थायराइड ग्लैंड के कैंसर भी हो सकते हैं। मोस्ट कॉमनली अपन देखें तो पैपिलरी कार्सिनोमा। अदर कैंसर्स में अपन देखें तो स्किन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, यूटेराइन कैंसर, लंग कैंसर, माइलोमा और सलाइवरी ग्लैंड के कैंसर भी हो सकते हैं। मेनली आपको याद रखना है कि भाई सारे तरीके के ल्यूकेमियाज हो सकते हैं एक्सेप्ट सीएलएल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये अपन ने बात करी फिजिकल कार्सिनोजेनेसिस की। नेक्स्ट अपन अब बात करेंगे केमिकल कार्सिनोजेनेसिस की। अब देखिए केमिकल कार्सिनोजेनेसिस कौन कॉज करेगा, केमिकल कार्सिनोजेंस कॉज करेंगे। और ये जो केमिकल कार्सिनोजेनेसिस होता है वो 3 स्टेजेस के अंदर होता है। कौन कौन सी 3 स्टेजेस के अंदर, एक तो अपन कह रहे इनिशिएशन, इसके अलावा अपन कह रहे प्रमोशन, तो इसके अलावा अपन कह रहे प्रोग्रेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक ये फ्लो चार्ट दे रखा है, पहले अपन तीनों स्टेप को डिटेल में समझ लेते हैं, फिर मैं आपको इस फ्लो चार्ट से तीनों स्टेप को समराइज कर दूंगा। ठीक है, चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं इनिशिएशन की, और इनिशिएशन को कॉज कौन करेगा, इनिशिएटर कार्सिनोजेंस जो होंगे, इनिशिएटर कार्सिनोजन जो होंगे वो इनिशिएशन करेंगे। और ये जो केमिकल कार्सिनोजन होंगे वो दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो अपन कह रहे हैं कि डायरेक्ट एक्टिंग होंगे, तो एक अपन कह रहे हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग होंगे, या अपन कहेंगे प्रो कार्सिनोजन होंगे। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, थ्रू आउट द लेक्चर ये आपको बहुत हेल्प करेगा, हर एक चीज आपको समझ आ जाएगी। देखिए ये जो डायरेक्ट एक्टिंग कार्सिनोजन होंगे ना, वो इलेक्ट्रोफाइल के जैसा एक्ट करेंगे। मतलब ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। तो ये सेल के अंदर कहाँ पे अटैक करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन रिच पोर्शन होगा वहां पे अटैक करेंगे। और सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन रिच पोर्शन कौन सा होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है और प्रोटीन होता है। तो मेनली अपन देखें कि ये जो डायरेक्ट एक्टिंग कार्सिनोजन होंगे वो कहाँ अटैक करेंगे, जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यानी कि डीएनए, आरएनए और प्रोटीन पे अटैक करेंगे। उसमें भी मेनली अपन देखें डीएनए पे अटैक करेंगे। और जब वो डीएनए पे अटैक करेंगे तो फिर क्या होंगे, म्यूटेशन होंगे। और जब म्यूटेशन होगा तो फिर कैंसर होगा। तो ये तो डायरेक्ट एक्टिंग की बात है। लेकिन वहीं जो इनडायरेक्ट एक्टिंग कार्सिनोजन या प्रो कार्सिनोजन जो होते हैं, पहले इन्हें कार्सिनोजन में कन्वर्ट किया जाएगा, मतलब इन्हें भी इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाया जाएगा। और फिर ये भी क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच पोर्शन पे अटैक करेंगे, जैसे कि डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, और मेनली अपन देखें तो डीएनए पे अटैक करेंगे, जिसकी वजह से म्यूटेशन होंगे, और म्यूटेशन होगा तो फिर कैंसर होगा। समझ आई बात, ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो पूरा का पूरा लेक्चर आसान है आपके लिए। अगर अपन बात करें डायरेक्ट एक्टिंग कार्सिनोजन की, तो उसके एग्जाम्पल में आते हैं एल्काइलेटिंग एजेंट्स, इसके अलावा अपन कह रहे आते हैं एसाइलेटिंग एजेंट। तो वहीं अगर अपन बात करें इनडायरेक्ट एक्टिंग कार्सिनोजन या प्रो कार्सिनोजन की, तो उसमें आते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक अमाइंस, इसके अलावा अपन कह रहे हैं एजोडाइज। और ज्यादातर जो केमिकल कार्सिनोजेंस होते हैं ना वो प्रो कार्सिनोजन होते हैं। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि ज्यादातर केमिकल कार्सिनोजन जो है वो प्रो कार्सिनोजन है, मतलब पहले इन्हें कार्सिनोजन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ये जो इनिशिएशन का पूरा स्टेप चल रहा है ना, वो टोटल 4 स्टेप्स के अंदर होता है। कौन कौन से 4 स्टेप्स, एक तो अपन कह रहे हैं मेटाबॉलिक एक्टिवेशन,
इसके अलावा अपन कह रहे हैं रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल, इसके अलावा अपन कह रहे हैं टारगेट मॉलिक्यूल, और फिर अपन कह रहे हैं इनिशिएटेड सेल। मतलब क्या इसका वो समझिएगा। देखिए होगा क्या कि पहले अपने को प्रो कार्सिनोजन को कार्सिनोजन में कन्वर्ट करना है, तो इस प्रोसेस को अपन कहते हैं मेटाबॉलिक एक्टिवेशन। यानी कि ये जो कार्सिनोजन है वो अब इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो वो टारगेट सेल में जो टारगेट मॉलिक्यूल होगा, मेनली अपन देखिए डीएनए जो कि इलेक्ट्रॉन रिच पोर्शन है, उसके ऊपर अटैक करेगा, उससे जाके बाइंड कर जाएगा, और जब वो उस पर जाके बाइंड कर जाएगा तो फिर इसमें क्या होंगे, म्यूटेशन होंगे, और जब म्यूटेशन होंगे तो टारगेट सेल जो है वो इनिशिएटेड सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि म्यूटेटेड सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। इतना अपने को समझ आता है। अब अपन एक एक करके इन स्टेप्स को भी डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें मेटाबॉलिक एक्टिवेशन की, तो अपन ने पहले ही कह दिया कि मेटाबॉलिक एक्टिवेशन प्रो कार्सिनोजेंस के अंदर होगा, जहां पे प्रो कार्सिनोजेंस जो है वो कार्सिनोजेंस में कन्वर्ट होंगे। लेकिन अब सवाल उठता है कि भाई ये होगा कहाँ पे और इसको करेगा कौन? तो देखिए ये होगा लीवर के अंदर, कि प्रो कार्सिनोजेंस कार्सिनोजन में कन्वर्ट होंगे लीवर के अंदर, और एक एंजाइम ये चीज परफॉर्म करता है जिसे अपन कहते हैं मोनो ऑक्सीजनेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लीवर में होगा, और कौन सा एंजाइम करेगा, मोनो ऑक्सीजनेस, विच इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ साइटोक्रोम P450 सिस्टम इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आपको पूरा का पूरा याद रखना है कि भाई प्रो कार्सिनोजन कार्सिनोजन में कन्वर्ट हो रहे लीवर के अंदर, मोनो ऑक्सीजनेस इसे कन्वर्ट कर रहा है, और मोनो ऑक्सीजनेस किसका पार्ट है, साइटोक्रोम P450 सिस्टम का पार्ट है इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, चलिए ये तो अपन ने बात करी मेटाबॉलिक एक्टिवेशन की। नेक्स्ट अपन अब बात कर रहे हैं रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल की, जहां पे अपन कह रहे हैं डायरेक्ट एक्टिंग कार्सिनोजन ऑलरेडी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, तो इनडायरेक्ट एक्टिंग कार्सिनोजन जो होते हैं वो मेटाबॉलिक एक्टिवेशन के बाद में इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल्स है वो सेल के इलेक्ट्रॉन रिच पोर्शन के ऊपर अटैक करेंगे, जैसे कि डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। उसमें भी मेनली अपन देखें कि जो टारगेट मॉलिक्यूल होगा वो डीएनए होगा, और जब डीएनए पे अटैक करेंगे तो म्यूटाजेनेसिस होगा, यानी कि म्यूटेशन कॉज होगा। ठीक है, और उसमें भी अपन देखें कि मेनली कौन से म्यूटेशन होंगे, इसकी बात अपन ऑलरेडी मॉलिक्यूलर हॉलमार्क ऑफ कैंसर के अंदर कर चुके हैं कि जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली अफेक्टेड ग्रोथ प्रमोटिंग ऑन्कोजीन जो होता है वो आरएस ऑन्कोजीन होगा। तो वहीं जो अपन देखें मोस्ट फ्रीक्वेंटली अफेक्टेड ट्यूमर सप्रेसर जीन जो होगा वो TP53 या फिर अपन कहेंगे P53 जीन होगा। इसकी बात अपन ऑलरेडी मॉलिक्यूलर हॉलमार्क ऑफ कैंसर में कर चुके हैं, जहां पे अपन ने कहा था कि अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड ऑन्कोजीन कौन सा है, तो आरएस ऑन्कोजीन है। मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड ट्यूमर सप्रेसर जीन कौन सा है, तो P53 है। इवन अगर आपसे पूछा जाए कि मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड जीन कौन सा होगा कैंसर्स के केस में, तब भी आप आंसर देके आएंगे P53। ठीक है, चलिए तो ये अपन ने बात करी कि भाई टारगेट मॉलिक्यूल के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करा, जिसकी वजह से म्यूटाजेनेसिस हुआ। अब होगा क्या कि भाई ये जो डीएनए डैमेज हुआ है, ये डीएनए डैमेज विथ टाइम परमानेंट और इरिवर्सिबल होगा, जिसकी वजह से अपन देखें कि जो टारगेट सेल है वो इनिशिएटेड सेल के अंदर, यानी कि म्यूटेटेड सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, और फिर उस म्यूटेटेड सेल का प्रोलिफरेशन स्टार्ट होगा। यानी कि यहां से अपन कह सकते हैं कि प्रमोशन वाली जो स्टेज है वो स्टार्ट होगी। ठीक है, अब देखिए प्रमोशन वाली स्टेज में होगा क्या, प्रमोशन वाली स्टेज होगी वो करेंगे प्रमोटर कार्सिनोजन। जैसे इनिशिएशन कौन कर रहे थे, इनिशिएटर कार्सिनोजन कर रहे थे, वैसे ही प्रमोशन कौन करेगा, प्रमोटर कार्सिनोजन करेंगे। इसके एग्जांपल में अपन देखें तो फॉर्मोल एस्टर्स आते हैं, फिनॉल आता है, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आते हैं, ड्रग्स वगैरह आती है। अब देखिए ये करेंगे क्या, एक्चुअल में देखिए ये कोई डीएनए डैमेज नहीं करते, यानी कि जो प्रमोटर कार्सिनोजन होंगे वो म्यूटाजेनिक नहीं होते, ये म्यूटेशन कॉज नहीं करते, ये सिर्फ इनिशिएटर के इफेक्ट्स को इंक्रीज करते हैं। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये म्यूटाजेनिक नहीं होते, सिर्फ इनिशिएटर के इफेक्ट को इंक्रीज कर रहे हैं। यानी कि अपन देखिए कि ये क्लोनल प्रोलिफरेशन करवाएंगे म्यूटेटेड सेल्स का, और साथ में उनका एक्सपेंशन कराएंगे। जो इनिशिएटेड और म्यूटेटेड सेल्स उसका क्लोनल प्रोलिफरेशन और एक्सपेंशन कराएंगे। इसका मतलब क्या है वो आप इधर देखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है, देखिए क्या कह रहे हैं कि अगर किसी सेल के ऊपर इनिशिएटर कार्सिनोजन एक्ट करता है, और इनिशिएटर कार्सिनोजन एक्ट करने के बाद में उस सेल के ऊपर प्रमोटर कार्सिनोजन एक्ट करता है, तो फिर कैंसर होगा क्या, हाँ होगा। ठीक है, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि अगर किसी सेल के ऊपर सिर्फ इनिशिएटर कार्सिनोजन एक्ट कर रहा है, प्रमोटर कार्सिनोजन एक्ट नहीं कर रहा, तब क्या कैंसर होगा क्या, हाँ तब भी कैंसर होगा। क्यों, क्योंकि प्रमोटर कार्सिनोजन तो वैसे भी म्यूटेशन कॉज नहीं कर रहा था, इनिशिएटर कार्सिनोजन जो था वो म्यूटेशन कॉज कर रहा था। यानी कि सेल को म्यूटेटेड सेल के अंदर कैंसर सेल में कन्वर्ट कौन कर रहा है, इनिशिएटर्स कर रहे, प्रमोटर्स नहीं कर रहे। इसलिए खाली अगर इनिशिएटर्स भी सेल के ऊपर अटैक करते हैं तब भी कैंसर होगा, हाँ कि ना, इतना समझ आया। लेकिन अगर खाली प्रमोटर्स सेल के ऊपर एक्ट करे तो कैंसर होगा क्या, नहीं, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि प्रमोटर्स तो भाई कोई म्यूटेशन कॉज ही नहीं कर रहे, और अगर म्यूटेशन नहीं कर रहे हैं तो सेल कैंसर सेल में कन्वर्ट नहीं होगी। तो खाली अगर प्रमोटर सेल के ऊपर अटैक करेंगे
तो फिर कैंसर नहीं होगा। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि प्रमोटर्स जो होते हैं वो इनिशिएटर के इफेक्ट्स को सिर्फ इंक्रीज करते, खुद कोई म्यूटेशन वगैरह कॉज नहीं करते। ठीक है, इतना आपको समझ आया। चलिए अब देखिए यहाँ पे एक ये टेबल दे रखी है। इस टेबल के अंदर इनिशिएटर कार्सिनोजन और प्रमोटर कार्सिनोजेंस के बीच में डिफरेंसेस दे रखे हैं। ऑल्दो अपन ने सारी बातें कर ली है तो फटाफट मैं बता देता हूँ कि जो मैकेनिज्म होगा इनिशिएटर कार्सिनोजन का वो क्या होगा, म्यूटेशन करवाना होगा। तो प्रमोटर कार्सिनोजन जो होगा वो म्यूटाजेनिक नहीं होगा, वो म्यूटेशन नहीं करवाएंगे। इनिशिएटर कार्सिनोजन के डोज की अगर अपन बात करें तो सिंगल डोज की रिक्वायरमेंट होगी और शॉर्ट पीरियड के लिए ही अगर अपन देखें तो रिक्वायरमेंट होगी। वहीं प्रमोटर कार्सिनोजन के रिपीटेड डोज की रिक्वायरमेंट होगी और लॉन्गर टाइम के लिए रिक्वायरमेंट होगी। अब देखिए इनिशिएटर कार्सिनोजन की रिक्वायरमेंट शॉर्ट टाइम के लिए है, मतलब इसका जो रिस्पॉन्स होगा वो सडन रिस्पॉन्स होगा। तो प्रमोटर कार्सिनोजन के डोज की रिक्वायरमेंट लॉन्गर टाइम के लिए है, मतलब इसका जो रिस्पॉन्स होगा वो स्लो रिस्पॉन्स होगा। इतना अपने को समझ आता है। अब देखिए जो इनिशिएटर कार्सिनोजन की वजह से चेंज होगा वो परमानेंट और इरिवर्सिबल होगा। तो प्रमोटर कार्सिनोजन की वजह से जो चेंज होता है वो रिवर्सिबल भी हो सकता है, जरूरी नहीं हमेशा होगा, इट मे बी रिवर्सिबल। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन देखें कि इनिशिएटर कार्सिनोजन ऑब्वियस बात है कि पहले अप्लाई करना है, बाद में प्रमोटर कार्सिनोजन का रोल आता है। प्रमोटर कार्सिनोजन को अपन सीधा अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब ऑब्वियस बात है कि सीधा प्रमोटर कार्सिनोजन से कैंसर नहीं होगा। पहले अपन देखें कि इनिशिएटर ना सेल के ऊपर अटैक करना चाहिए, फिर प्रमोटर करना चाहिए, तब जाके कैंसर होगा। ठीक है, अब अगर अपन बात करें कि क्या इनिशिएटर कार्सिनोजन अकेला इफेक्टिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर लार्ज डोज के अंदर अपन देंगे तो इनिशिएटर कार्सिनोजन ही सेल को कैंसर सेल में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन क्या प्रमोटर कार्सिनोजन अकेला ना इफेक्टिव हो सकता है क्या? जी नहीं हो सकता है, इसकी बात अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके अलावा अगर अपन मॉलिक्यूलर चेंजेस की बात करें तो इनिशिएटर कार्सिनोजन के अंदर मोस्ट कॉमन म्यूटेशंस अपन देखें तो आरएस ऑन्कोजिन और p53 एंटी ऑन्कोजिन के अंदर देखने को मिलेंगे। तो प्रमोटर कार्सिनोजेंस के अंदर क्लोनल एक्सपेंशन देखने को मिलेगा म्यूटेटेड सेल्स का। इसके अलावा एग्जांपल्स की बात करें तो ज्यादातर जो केमिकल कार्सिनोजेंस होते हैं वो इनिशिएटर कार्सिनोजन होते हैं। तो प्रमोटर कार्सिनोजन के अंदर एग्जांपल आएंगे हार्मोन्स और फॉरवॉल एस्टर। ठीक है, तो ये अपन ने बात करी इनिशिएटर और प्रमोटर कार्सिनोजेंस के बीच में डिफरेंसेस की। नेक्स्ट अपन अब बात करेंगे प्रोग्रेशन की। प्रमोशन की अपन ने बात कर ली, नेक्स्ट स्टेप जो है वो है प्रोग्रेशन। देखिए प्रोग्रेशन में होगा क्या कि जो इनिशिएटेड सेल, जो म्यूटेटेड सेल है उसके प्रोलिफरेशन और ज्यादा होगी। जब और ज्यादा होगी तो जो डॉटर सेल्स है उनके अंदर म्यूटेशंस एक्यूमुलेट होते जाएंगे, यानी कि सेल लगातार डिवाइड करती रहेगी। और ये सब क्या है, कैंसर सेल से म्यूटेटेड सेल से जो लगातार डिवाइड कर रही है। और फाइनली अपन देखें तो मैलिग्नेंसी अचीव हो जाएगी, कैंसर सेल के अंदर सेल कन्वर्ट हो जाएगी, एक मास बन जाएगा ट्यूमर का। ठीक है, चलिए ये अपन ने बात करी केमिकल कार्सिनोजेनेसिस के सारे स्टेप्स की। अगर अपन देखिए यहाँ पे एक ये टेबल दे रखी है, इस टेबल के अंदर कुछ अपन देखिए कि इंपॉर्टेंट केमिकल कार्सिनोजेंस के बारे में बता रखा है। आपको ये याद नहीं रखना है, कोई भी आपसे नहीं पूछने वाला, बस एक एक दो दो एग्जांपल आपको पता होने चाहिए कि भाई डायरेक्ट एक्टिंग कार्सिनोजन के अंदर एल्काइलेटिंग एजेंट्स आते हैं, एल्काइलेटिंग एजेंट्स के अंदर एंटी कैंसर ड्रग आ सकती है, इपॉक्साइड्स वगैरह आ सकते हैं। तो एसाइलेटिंग एजेंट्स आते हैं जिसमें अपन देखें डाईमिथाइल कार्बामाइल क्लोराइड आ सकता है। तो वहीं अपन देखें इनडायरेक्ट एक्टिंग कार्सिनोजेंस यानी कि प्रो एक्टिंग कार्सिनोजेंस के अंदर पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स आ सकते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आ सकते हैं। इसके अलावा एरोमेटिक अमाइंस और एजोडाइज आ सकती है। और इसके अलावा अपन देखें कि इनडायरेक्टली एक्टिंग कार्सिनोजेंस के अंदर नेचुरली अकरिंग प्रोडक्ट्स आ सकते हैं। आप चाहो तो बस ये एक चीज याद रख सकते हो कि नेचुरली अकरिंग प्रोडक्ट्स के अंदर कौन कौन से केमिकल कार्सिनोजेंस हो सकते हैं जो इनडायरेक्टली एक्टिंग होंगे। एक तो अपन कह रहे हैं एफ्लाटॉक्सिन होगा, इसके अलावा अपन कह रहे हैं एक्टिनोमाइसिन डी होगा, इसके अलावा मीटोमाइसिन सी हो सकता है, सेफ्रॉल हो सकता है और बीटल नट्स हो सकता है। ये चाहो तो आप याद रख लो, बाकी इस टेबल की कोई खासा इंपॉर्टेंस नहीं है, इसको याद नहीं रखना आपको। ठीक है, चलिए अब मैं आपको वो वाला डायग्राम दिखाता हूँ जो मैंने आपको कहा था कि मैं समराइज कर दूंगा सारे के सारे स्टेप्स को। वो ये डायग्राम है, इधर की तरफ देखिएगा। अपन कह रहे हैं कि भाई डायरेक्ट एक्टिंग कार्सिनोजन अगर है तो कोई मेटाबॉलिक एक्टिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, इनडायरेक्ट अगर है तो उसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिवेशन की रिक्वायरमेंट होगी। और ये कार्सिनोजन जो है वो टारगेट सेल के ऊपर अटैक करेंगे। जब टारगेट सेल के ऊपर अपन देखें कि वो एक्ट करेंगे तो ये रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल्स के जैसे एक्ट करेंगे, यानी कि अपन देखिए ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन रिच पोर्शन के ऊपर अटैक करेंगे। मेनली अपन देखें तो डीएनए के ऊपर अटैक करेंगे। जब अपन देखें कि ये डीएनए के ऊपर अटैक करेंगे तो म्यूटेशन होंगे, और जब म्यूटेशन होंगे फिर अपन देखें कि डीएनए का परमानेंट डैमेज हो जाएगा। और जब परमानेंट डैमेज हो जाएगा तब सेल जो है वो इनिशिएटेड सेल या म्यूटेटेड सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। ये अपन देखें तो इनिशिएशन का स्टेप होगा। फिर ये म्यूटेटेड सेल और इनिशिएटेड सेल्स के अंदर क्लोनल प्रोलिफरेशन देखने को मिलेगा, यानी कि प्रमोशन वाला स्टेप देखने को मिलेगा। और क्लोनल प्रोलिफरेशन होने के बाद में कैंसर फिनोटाइप उन सेल्स के अंदर देखने को मिलेंगे। और जब कैंसर फिनोटाइप देखने को मिलेंगे फिर फर्दर अपन देखें तो सेल्स का प्रोलिफरेशन होता रहेगा और एक ट्यूमर का मास का फॉर्मेशन होगा, यानी कि मैलिग्नेंसी एक्वायर हो जाएगी जिसे अपन प्रोग्रेशन कहेंगे। ठीक है, तो ये अपन
अपन ने तीनों स्टेप्स को समराइज कर दिया। चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करें, इधर की तरफ देखिएगा, नेक्स्ट अपन अब बात करेंगे टेस्ट फॉर केमिकल कार्सिनोजेनेसिटी। कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कोई केमिकल है वो कार्सिनोजेनिक है या नहीं है, वो आपको कैसे पता चलेगा? तो वो आपको पता चलेगा टेस्ट फॉर केमिकल कार्सिनोजेनेसिटी से, ठीक है। और इसके दो मेन मेथड्स है, कौन कौन से? तो एक तो अपन देखिए इसमें एक्सपेरिमेंटल इंडक्शन होगा। एक्सपेरिमेंटल इंडक्शन का मतलब क्या है कि आपको जो केमिकल कार्सिनोजेनिक लग रहा है उसे आप किसी एनिमल के अंदर इंड्यूस करिए। अगर वो केमिकल कार्सिनोजेनिक है तो उस एनिमल के अंदर कैंसर होगा, और अगर नहीं है तो कैंसर नहीं होगा। ये तो सिंपल है। एक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द टेस्ट फॉर म्यूटाजेनेसिटी। इसे अपन एमीज टेस्ट कहते हैं। अब ये एमीज टेस्ट है क्या, वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए इसमें हो क्या रहा है कि अपन साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के एक म्यूटेंट स्ट्रेन को ले रहे हैं, और ये जो म्यूटेंट स्ट्रेन है वो हिस्टिडिन का सिंथेसिस नहीं कर सकता। मतलब ये जो साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम है वो हिस्टिडिन नहीं बना सकता, ठीक है। अब अपन कर क्या रहे, अपन ने भाई साहब एक कल्चर लिया, उस कल्चर के अंदर अपन साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के म्यूटेंट स्ट्रेन को डाल रहे हैं। इसके अलावा अपन उसके अंदर वो केमिकल डाल रहे हैं जो अपने को लग रहा है कि कार्सिनोजेनिक हो सकता है। और साथ में अपन देखें तो अपन लीवर होमोजेनेट डाल रहे, क्या डाल रहे? लीवर होमोजेनेट डाल रहे। ये जो लीवर होमोजेनेट होगा ना, वो इस प्रो कार्सिनोजन को कार्सिनोजन में कन्वर्ट करेगा। और अगर अपन देखें कि ये कार्सिनोजेनिक होगा तो वो फिर इस साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के म्यूटेंट स्ट्रेन के ऊपर एक्ट करेगा, और जब वो एक्ट करेगा तो फिर इनके अंदर फंक्शनल हिस्टिडिन जीन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? फंक्शनल हिस्टिडिन जीन देखने को मिलेगा। मतलब ये जो साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम है वो हिस्टिडिन का सिंथेसिस करने लगेंगे, हाँ कि ना? और जब वो हिस्टिडिन का सिंथेसिस करने लगेंगे तो अब अगर अपन उन्हें हिस्टिडिन फ्री कल्चर में भी ग्रो करवाएंगे तो क्या वो ग्रो कर लेंगे? क्या? हाँ बिल्कुल कर लेंगे, क्योंकि हिस्टिडिन वो खुद ही बना रहे हैं, उन्हें बाहर से हिस्टिडिन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि अपन ये जो स्ट्रेन्स है उन्हें इंक्यूबेट करेंगे। इंक्यूबेट अपन करेंगे एक तो पोटेंशियल कार्सिनोजन के साथ में जिसमें अपन लीवर होमोजेनेट ऐड कर देंगे, और ये जो लीवर होमोजेनेट है वो एज अ सोर्स ऑफ एंजाइम एक्ट करेगा जो कि प्रो कार्सिनोजन को कार्सिनोजन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अगर अपन देखें कि ये केमिकल म्यूटाजेनिक होगा तो फिर अपने को पता है कि साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के म्यूटेंट स्ट्रेन के अंदर म्यूटेशन देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से उनके अंदर फंक्शनल हिस्टिडिन जीन बनेगा। यानी कि अपन देखें कि अब ये जो साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम है वो हिस्टिडिन फ्री कल्चर मीडियम के अंदर भी ग्रो करेगा, ठीक है। लेकिन अगर अपन देखें कि ये केमिकल म्यूटाजेनिक नहीं होगा तो फिर क्या होगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर अपन हिस्टिडिन फ्री कल्चर के अंदर साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम को डालेंगे, हिस्टिडिन फ्री कल्चर मीडियम में डालेंगे, तो क्या वो ग्रो करेगा? क्या नहीं करेगा, क्योंकि न तो कल्चर मीडियम के अंदर हिस्टिडिन है और न ही अपन देखें कि साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का म्यूटेंट स्ट्रेन जो है वो हिस्टिडिन बना पाएगा। ओवरऑल उसको हिस्टिडिन नहीं मिलेगा और वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये एक एमीज टेस्ट करके है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है गाइस। So guys, that was all about today's lecture. If you found this lecture useful and helpful, then do like, share and subscribe the channel, and thank you for watching.